नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम अलग ढंग से सोचें और अपना जीवन बदलें। तो दोस्तों, आज मैंने किताब पढ़ी पोषण चिकित्सा के बारे में। जो बात आपके डॉक्टर को नहीं पता वह आपको मार सकती है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक के अन्य अध्यायों का लिंक विवरण में दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 9. ऑक्सीडेटिव तनाव और आपकी आंखें। मेविस को कोई भी रोक नहीं सका। कई साल पहले अपने पति को खोने के बाद वह दृढ़ और स्वतंत्र हो गई थी। उसे यात्रा करना बहुत पसंद था और वह बिना किसी हिचकिचाहट के अकेले ही बाहर निकल जाती थी। मेविस जानती थी कि जीवन का मतलब क्या है। नहीं, अंधेपन के करीब पहुंचने के डर के अलावा कुछ भी मेविस एहर्समैन को रोक नहीं सकता था। 1983 में मेविस, जिसे रात के आसमान में बिजली के तूफान देखना बहुत पसंद था, जो खुले मैदानों के अंतहीन परिदृश्य में सूक्ष्म अंतरों को पहचान सकती थी, ने देखा कि उसे देखने में कठिनाई हो रही थी। जब उसकी दृष्टि में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वह स्थानीय नेत्र चिकित्सक से मिलने के लिए शहर जाए। उन्होंने उसी दिन उसे मैक्यूलर डिजनरेशन से पीड़ित बताया, और सब कुछ ऐसा लग रहा था कि वह अपनी कार की ओर वापस लौटते समय 3 गुना धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। हालांकि माविस इस विशेष समस्या से परिचित नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपनी बची हुई दृष्टि का उपयोग करना होगा और समय कम होता जा रहा था। उसने अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ पढ़कर खुद को गति दी। अगर कोई समाधान मिल सकता था तो माविस उसे खोज लेती। लेकिन उसने जो पढ़ा वह अच्छा नहीं था। किताबों में कहा गया था कि डॉक्टर उसके लिए कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि उसकी दृष्टि को बिगड़ते हुए देखें। और ठीक यही हुआ। अगले 14 सालों में मेविस की दृष्टि लगातार कम होती गई। पहले तो उसे रात में गाड़ी चलाना छोड़ना पड़ा। फिर उसने पाया कि सर्दियों में गाड़ी चलाना भी असंभव हो गया क्योंकि धूसर आसमान सड़क के साथ मिल जाता था। साउथ डकोटा में सर्दियां लंबे समय तक चलती हैं। पुरानी शेवरले अब ड्राइववे में खड़ी थी, लेकिन वही दृढ़ निश्चय जिसने माविस को कई बर्फीले तूफानों से गुजरने में मदद की थी, उसे खोजने के लिए प्रेरित किया समाधान। 1997 में अप्रैल के एक दिन मेरा फोन बजा और माविस ने बात की। उसने सही जगह पर फोन किया था। मैक्यूलर डिजनरेशन पर इस अध्याय में साउथ डकोटा की महिला के साथ साझा करने के बाद मैंने पोषण संबंधी पूरक की अनुशंसित खुराक के बारे में बताया। माविस ने अंगूर के बीज के अर्क की उच्च खुराक के साथ शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और खनिज टैबलेट लेना शुरू कर दिया। सब कुछ महीनों के भीतर मेविस की दृष्टि में सुधार होने लगा। उसकी दृष्टि सुनने लगी और रात में देखने की क्षमता भी बेहतर हो गई। अगली बार जब उसकी दृष्टि साफ हो गई तो वह बहुत खुश हुई और डॉक्टर ने भी उसकी अच्छी खबर की पुष्टि की। वास्तव में उस दिन उसकी दृष्टि उसी स्तर पर थी जैसी 1991 में थी, कई साल पहले। पुरानी कार अब ड्राइववे में खड़ी नहीं थी। माविस के पास देखने के लिए जगहें थीं। सर्दी और रात में गाड़ी चलाना अभी भी चिंता का विषय था, लेकिन अपनी दृष्टि खोने का पुराना डर अब माविस को धीमा नहीं कर पाया। ये कठोर औरत जो जानती थी कि कैसे जीना है, फिर से विशाल रात के आसमान और खुले मैदानों को विस्मय से देखती रही, जब तक कि भगवान ने 2001 की शरद ऋतु में उसे अपने घर नहीं ले लिया। आंखों की समस्याएं। आंखों में अपक्षयी परिवर्तनों के कारण के रूप में ऑक्सीडेटिव तनाव की भूमिका ने उम्र से संबंधित आंखों की बीमारियों को रोकने या यहां तक कि उनका इलाज करने के साधन के रूप में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिजों के उपयोग में महत्वपूर्ण रुचि पैदा की है। निम्नलिखित बीमारियों में विभिन्न पोषण संबंधी पूरकों के उपयोग का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के लिए वर्तमान में कम से कम 6 बड़े बहुकेंद्रित नैदानिक परीक्षण चल रहे हैं। मोतियाबिंद सर्जरी 60 साल से ज्यादा उम्र के रोगियों के लिए सबसे आम शल्य प्रक्रिया है। यूएस
स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर इसका आर्थिक प्रभाव बहुत ज्यादा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नेत्र सर्जन हर साल 1.3 मिलियन मोतियाबिंद सर्जरी करते हैं, जिसकी कुल लागत $3.5 बिलियन से ज्यादा है। यह अनुमान लगाया गया है कि यूएस की आबादी में मोतियाबिंद के विकास में 10 साल की देरी से इनमें से लगभग आधी सर्जरी की जरूरत खत्म हो जाएगी। आंख का लेंस प्रकाश को एकत्रित करता है और उसे रेटिना पर केंद्रित करता है। अपना काम ठीक से करने के लिए इसे हमारे पूरे जीवन काल में साफ रहना चाहिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, लेंस के विभिन्न घटक क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और अपारदर्शिता हो सकती है, जिससे उम्र से संबंधित मोतियाबिंद हो सकता है। चिकित्सा शोधकर्ताओं का मानना है कि यह निर्धारित करना आवश्यक है कि जीवन के प्रारंभ में आंखों को पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्व प्रदान करने से लेंस की कार्यक्षमता सुरक्षित रहेगी या नहीं। मोतियाबिंद के गठन से उनकी रक्षा करना। बुनियादी शोध अध्ययन इस बात का समर्थन करते हैं कि मुक्त कण एक बार फिर अपराधी हैं। वे पराबैंगनी सूर्य की किरणों से होने वाले नुकसान से उत्पन्न होते हैं और मोतियाबिंद बनाते हैं। शरीर द्वारा बनाए जाने वाले प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज, कैटेलेज और सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज आंख की प्राथमिक रक्षा प्रणाली बनाते हैं। लेकिन मेर्चर्स ने महसूस किया है कि प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली आंख की पूरी तरह से सुरक्षा करने में पर्याप्त नहीं है। वास्तव में कई नैदानिक परीक्षणों ने इस संभावना पर विचार किया है कि आहार और पूरक एंटीऑक्सीडेंट में वृद्धि लेंस को ऑक्सीडेटिव क्षति के खिलाफ सुरक्षात्मक हो सकती है। आंख के लेंस के आसपास के तरल पदार्थ में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट लेंस की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार, यदि लेंस के आसपास के इस तरल पदार्थ में अतिरिक्त एंटीऑक्सीडेंट का स्तर कम है, तो मोतियाबिंद का विकास बहुत तेजी से होता है। इस तरल पदार्थ में सबसे महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी है। विटामिन सी पानी में घुलनशील है और लेंस के आसपास उच्च सांद्रता में पाया जाता है। इस तरल पदार्थ में पाए जाने वाले अन्य एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई, अल्फा लिपोइक एसिड और बीटा कैरोटीन हैं। कई महामारी विज्ञान अध्ययनों ने विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन के स्तर और मोतियाबिंद विकसित होने के जोखिम के बीच संबंध को प्रदर्शित किया है। फिनलैंड में एक केस कंट्रोल्ड अध्ययन से पता चला है कि जिन व्यक्तियों में विटामिन ई और बीटा कैरोटीन का स्तर सबसे कम था, उनमें मोतियाबिंद सर्जरी की आवश्यकता होने का जोखिम 4 से 5 गुना बढ़ गया था। एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि जिन व्यक्तियों ने पूरक विटामिन का सेवन किया था, उनमें मोतियाबिंद विकसित होने का जोखिम कम से कम 50% कम था। अच्छे चिकित्सा प्रमाण मौजूद हैं जो दर्शाते हैं कि युवा लेंस की प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा उम्र के साथ काफी कम हो जाती है। कई अलग अलग नैदानिक अध्ययन इस बात के प्रमाण प्रदान करते हैं कि जब लोग विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट का उपयोग करते हैं, तो यह उम्र बढ़ने वाली आंखों की रक्षा करता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि आंख के चारों ओर जलीय द्रव में पाए जाने वाले विटामिन सी का स्तर जितना अधिक होगा, मोतियाबिंद के गठन के खिलाफ सुरक्षा उतनी ही अधिक होगी। इसके सहक्रियात्मक प्रभाव के कारण अल्फा लिपोइक एसिड आंख के लेंस की सुरक्षा में इन सभी एंटीऑक्सीडेंट के काम को बेहतर बनाता है। हाल के नैदानिक अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि अल्फा लिपोइक एसिड और विटामिन सी दोनों में इंट्रासेल्यूलर ग्लूटाथियोन को पुनर्जीवित करने की क्षमता है, इसलिए इसका बार बार उपयोग किया जा सकता है। मैं केवल यही उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ सालों में सभी चिकित्सक मोतियाबिंद से बचाव के लिए एंटीऑक्सीडेंट की सलाह देंगे। जैसे जैसे नैदानिक परीक्षण अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करना शुरू करेंगे, हम विशिष्ट एंटीऑक्सीडेंट और इन एंटीऑक्सीडेंट के पूरक स्तरों के बारे में अधिक जानेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अब पर्याप्त सबूत मौजूद हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं मोतियाबिंद गठन की इस उच्च घटना को कम करने के लिए रोगियों को कैलेक्ट गठन के एंटीडेनिस का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित करना अपेक्षाकृत एक गहन तरीका है। एक्यूलर डिजनरेशन, आयु संबंधी मैक्यूलर डिजनरेशन (ARMD),
जो लोग इस बीमारी से परिचित नहीं हैं, उनके लिए ये रेटिना के एक महत्वपूर्ण हिस्से का क्षय है जिसे मैक्यूला कहा जाता है। ये वह जगह है जहां फोटोरिसेप्टर की सबसे बड़ी सांद्रता स्थित है और यह केंद्रीय दृष्टि के लिए जिम्मेदार क्षेत्र है। जब आंख का ये क्षेत्र कम होने लगता है तो हम अनिवार्य रूप से केंद्रीय दृष्टि खो देते हैं, जो हमारी दृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यदि ARMD वाला व्यक्ति आपकी ओर सीधे देखता है तो वह आपका चेहरा नहीं देख पाएगा, लेकिन आपके आसपास की चीजें देख सकता है। दूसरे शब्दों में परिधीय दृष्टि बरकरार रहती है। मैक्यूलर डिजनरेशन दो अलग अलग रूपों में प्रकट होता है, गीला और सूखा। 90% मामलों में सूखा रूप शामिल होता है, जिसमें केंद्रीय दृष्टि धीरे धीरे कम हो जाती है और लगभग 10% मामलों में गीले रूप में प्रगति कर सकती है। मैक्यूलर डिजनरेशन के शुष्क रूप के लिए वर्तमान में कोई सीधा उपचार मौजूद नहीं है। गीले रूप के कारण केंद्रीय दृष्टि में तेजी से कमी आती है, नई रक्त वाहिकाओं का विकास होता है और रक्त वाहिकाओं में रिसाव संभव है। मैक्यूलर डिजनरेशन के गीले रूप का संभावित रूप से लेजर फोटोकोएगुलेशन के माध्यम से इलाज किया जा सकता है। यह उपचार नई रक्त वाहिकाओं के उत्पादन को धीमा करने का प्रयास करता है, जो सूजन, एडिमा और रेटिना में रिसाव या रक्तस्राव का कारण बनता है, और इस रिसाव के कारण होने वाले रक्तस्राव को रोकने का प्रयास करता है। हालांकि अंधापन आमतौर पर जल्दी ही होता है। प्रिवेंट ब्लाइंडनेस अमेरिका का अनुमान है कि 14 मिलियन अमेरिकियों में ARMD के लक्षण हैं। बीवर डैम आई स्टडी की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में 75 वर्ष से अधिक आयु के 30% लोगों में ARMD है और शेष 23% लोगों में 5 वर्षों के भीतर ARMD विकसित हो जाएगा। रेटिना को चोट लगने का तंत्र। हाल के वर्षों में कई शोधकर्ताओं ने उम्र से संबंधित धब्बेदार अधपतन ARMD के वास्तविक कारण के बारे में दिलचस्प प्रस्ताव रखे हैं। ये सिद्धांत बताते हैं कि आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश और रेटिना के मैक्यूला पर केंद्रित होने से इन फोटोरिसेप्टर्स के बाहरी पहलू में महत्वपूर्ण मुक्त कट्टरपंथी उत्पादन होता है। फिर से, अगर इन मुक्त कणों को आसानी से बेअसर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट उपलब्ध नहीं है, तो मुक्त कण नुकसान पहुंचा सकते हैं। फोटोरिसेप्टर ऑक्सीडेटिव तनाव के इस रूप को बाहरी रेटिना और फोटोरिसेप्टर में पॉलीअनसेचुरेटेड वसा PUFA की उच्च सांद्रता को नुकसान पहुंचाने के लिए भी दिखाया गया है। LDL कोलेस्ट्रॉल को होने वाले ऑक्सीकरण क्षति की तरह संघनित और बांधने वाले सक्रिय PUFA लिपोफ्यूसिन के निर्माण का कारण बनते हैं, जो लिपिड प्रोटीन उत्पादों का एक समूह है जो रेटिना पिगमेंट एपिथेलियम के भीतर एकत्र होते हैं। लिपोफ्यूसिन रेटिना को ऑक्सीडेटिव क्षति भी पहुंचाता है, और शोधकर्ताओं का मानना है कि यह वास्तव में इन संवेदनशील फोटोरिसेप्टर्स को नुकसान और विनाश का कारण है। ये विषैले पदार्थ पिगमेंट एपिथेलियम कोशिकाओं में जमा हो सकते हैं और अंततः ड्रूसिन के रूप में उत्सर्जित हो जाते हैं। ड्रूसिन का बनना नेत्र रोग विशेषज्ञ के लिए पहला संकेत है कि मरीज में ARMD विकसित हो रहा है। जैसे जैसे ये ड्रूसिन पिगमेंट कोशिकाओं और उनकी बिनोड आपूर्ति के बीच जमा होते हैं, वे पोषक तत्वों के आदान प्रदान को रोकते हैं और फोटोरिसेप्टर कोशिकाएं अब काम नहीं कर पाती हैं, जिससे अंधापन का क्षेत्र बन जाता। ड्रूसेंस के विकास से आंख के फोटोरिसेप्टर उसकी रक्त आपूर्ति से अलग हो जाते हैं और एक क्षेत्र में अंधापन उत्पन्न हो जाता है। रेटिना में मुक्त कणों का निर्माण। जैसा कि मैंने कहा, जब रेटिना पिगमेंट और फोटोरिसेप्टर प्रकाश को अवशोषित करते हैं, तो ये प्रक्रिया मुक्त कणों का निर्माण करती है। उच्च ऊर्जा पराबैंगनी प्रकाश और दृश्यमान नीली रोशनी विशेष रूप से आंख के रेटिना में दुश्मन मुक्त कणों का उत्पादन करने में सक्षम है। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, लंबे समय तक इस उच्च ऊर्जा प्रकाश के संपर्क में रहने वाले रोगियों में विकसित होने का जोखिम काफी अधिक होता है। ARMD के रोगियों में COX-10 की मात्रा में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। COX-10 के सामान्य स्तर वाले रोगियों में अत्यधिक मुक्त कणों के कारण होने वाले ऑक्सीडेटिव क्षति का प्रतिरोध करने की अधिक क्षमता होती है।
ARMD के अध्ययन में COX-10 नया है और इसके प्रभाव आशाजनक प्रतीत होते हैं। ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की हर कोशिका में पाया जाता है। यह आंख के लेंस के साथ साथ रेटिना के पिगमेंट और फोटोरिसेप्टर कोशिकाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नैदानिक अध्ययनों से पता चला है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ग्लूटाथियोन का स्तर कम होता जाता है। उम्र बढ़ने के साथ आंखों में होने वाली बीमारियों के बढ़ने के संबंध में इस तथ्य पर विचार करना अनिवार्य है। कई अध्ययनों ने आंख के लेंस और रेटिना के भीतर इस महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट के स्तर को बढ़ाने की कोशिश की है। शोधकर्ताओं के बीच यह एक सर्वविदित तथ्य है कि हमारा शरीर मौखिक ग्लूटाथियोन को खराब तरीके से अवशोषित करता है। इस विधि के माध्यम से ग्लूटाथियोन के सेल स्तर को बढ़ाना लगभग असंभव है। इंट्रासेल्यूलर ग्लूटाथियोन के स्तर को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका पोषक तत्व प्रदान करना है जो शरीर को अपने स्वयं के ग्लूटाथियोन के निर्माण के लिए आवश्यक है। याद रखें, ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणालियों में से एक है जिसे शरीर बनाता है। शरीर को अपनी सबसे प्रभावी प्राकृतिक रक्षा बनाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व सेलेनियम, विटामिन B6, N-एसिटाइल एल-सिस्टीन और नियासिन है। जैसे जैसे आप कोशिकीय पोषण के बारे में अधिक जानेंगे, आपको कोशिका को ये सभी पूर्ववर्ती पोषक तत्व प्रदान करने के महत्व का एहसास होने लगेगा। इस मामले में अल्फा लिपोइक एसिड और विटामिन C भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दोनों में ग्लूटाथियोन को पुनर्जीवित करने की क्षमता है। चूंकि कोशिका के भीतर ग्लूटाथियोन के स्तर को बढ़ाना मुश्किल है, इसलिए इन पोषक तत्वों को पूरक में भी मौजूद होना चाहिए ताकि ग्लूटाथियोन का बार बार उपयोग किया जा सके। शोधकर्ताओं ने ये दर्शाया है कि जब फोटोरिसेप्टर और रेटिना पिगमेंटेड कोशिकाओं में एंटीऑक्सीडेंट का इष्टतम स्तर मौजूद होता है, तो वे इन कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाने में बेहतर तरीके से सक्षम होते हैं। ग्लूटाथियोन का स्तर अधिक होने पर आंख का लेंस भी ऑक्सीडेटिव क्षति से बेहतर तरीके से सुरक्षित रहता है। जिंक और सेलेनियम। जिंक और सेलेनियम महत्वपूर्ण खनिज हैं जिनकी हमारे एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को जरूरत होती है। जिंक हमारे कैटिलेज एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है और सेलेनियम ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज सिस्टम के लिए आवश्यक है। दोनों एंटीऑक्सीडेंट ये रक्षा प्रणालियां मुक्त रेड के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक हैं जो फीस में उत्पादित होती हैं। यदि ये दो खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, तो टुडी रक्षा प्रणालियां बस उस स्तर पर प्रदर्शन नहीं कर सकती हैं। कई स्टूडियो दिखाते हैं कि जब इन खनिजों को पूरक किया जाता है, विशेष रूप से जस्ता, ARMD वास्तव में स्थिर और बेहतर हो सकता है। फे की कहानी। मेरी एक पुरानी मरीज अपने पति के साथ चेकअप के लिए आई थी। उस मुलाकात के दौरान फे ने मुझे बताया कि उसे हाल ही में मैकुलर डिजनरेशन का पता चला है। टेक्सास में अपने परिवार से मिलने के लिए जाते समय उसने पाया कि वह कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। वह बार बार अपना चश्मा पोंछती रही और उसे वापस लगाती रही, लेकिन फिर भी उसे ठीक से दिखाई नहीं दिया। उसने उसी समय फैसला किया कि उसे अपने चश्मे का प्रिस्क्रिप्शन बदलवाना चाहिए। जब वह घर वापस आई, तो वह अपने स्थानीय नेत्र चिकित्सक के पास गई, लेकिन उसे कोई समस्या नहीं मिली। लेकिन फे की दृष्टि खराब हो गई। जब वह चच गई, तो वह गाना बजाने वालों में लोगों के चेहरे नहीं पहचान पाए। चिंतित होकर उसने एक स्थानीय नेत्र रोग विशेषज्ञ से मुलाकात की जो रेटिना रोगों में विशेषज्ञ था। उसने उसकी जांच की और तुरंत मैकुलर डिजनरेशन का निदान किया। फे ने अपनी बाईं आंख में पहले से ही काफी दृष्टि खो दी थी और चिकित्सक ने उसे बताया कि उसे गीले प्रकार का मैकुलर डिजनरेशन है। उसे इस पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत होगी ताकि अगर उसे किसी लेजर उपचार की जरूरत पड़े तो वह उसका इलाज कर सके। मैंने फे को मैक्यूलर डिजनरेशन के बारे में किए गए अपने शोध के बारे में बताया और बताया कि कैसे मेरे कई मरीज पोषण संबंधी सप्लीमेंट लेने से वास्तव में दृष्टि सुधार पाने में सक्षम थे।
जाहिर है वो उन्हें आजमाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे अध्याय 17 में बताए गए सप्लीमेंट प्रोग्राम पर शुरू किया। 2 महीने के भीतर फे ने मुझे बताया कि उसकी दृष्टि में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और वह सामान्य होने के करीब पहुंच रही है। अब वह गाना बजाने वालों में हर चेहरा देख पा रही थी। ये कहानी 5 साल पहले की है और फे पोषण संबंधी सप्लीमेंट लेना जारी रखती है। उसकी दृष्टि मूल रूप से स्थिर बनी हुई है। फे हर कुछ महीनों में अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाती रहती है, लेकिन अभी तक उसे किसी लेजर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी है। उसके डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी आंखें सुंदर दिखती हैं। मोतियाबिंद और उम्र से संबंधित मैक्यूलर डिजनरेशन से अपनी आंखों की सुरक्षा करें। मैंने आपके साथ बहुत सारी तकनीकी जानकारी साझा की है, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि आपके पास ठोस निर्णय लेने और आंखों की बीमारी से बचने के लिए आवश्यक चिकित्सा साक्ष्य हो। ये सुझाव उन लोगों पर भी लागू होते हैं जिन्हें पहले से ही मोतियाबिंद या मैकुलर डिजनरेशन है और वे इन प्रक्रियाओं को धीमा करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब कैसे व्यावहारिक बना सकता हूँ। अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं अपने मैक्यूलर डिजनरेशन रोगियों के साथ काफ़ी आक्रामक हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि क्या हम वास्तव में ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण हुए कुछ नुकसान को ठीक कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से 1 दर्जन से अधिक रोगियों के साथ जुड़ा हुआ हूं जिनके नेत्र रोग विशेषज्ञों ने इन सिफारिशों का पालन करने के बाद दृश्य सुधार दर्ज किया है। सबसे पहले हम सभी के लिए अपनी आंखों को हानिकारक उच्च ऊर्जा वाली सूर्य किरणों से बचाना महत्वपूर्ण है, जो हमारी आंखों में ऑक्सीडेटिव तनाव का मूल कारण है। एक स्वस्थ युवा वयस्क में आंख का कॉर्निया और लेंस, जो रेटिना की रक्षा करते हैं, इस उप प्रकाश का अधिकांश भाग अवशोषित करते हैं। लेकिन कॉर्निया और लेंस उच्च ऊर्जा दृश्यमान नीली रोशनी को अवरुद्ध या अवशोषित नहीं करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, आंख का लेंस अधिक से अधिक पराबैंगनी प्रकाश को अंदर आने देता है और अब सुरक्षा नहीं करता है। इस खतरे से रेटिना को बचाएं। जब बात आपकी आंखों की सुरक्षा की आती है, तो सूरज की रोशनी ही सबसे बड़ी दुश्मन है। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव की मात्रा कम करें। उच्च गुणवत्ता वाले धूप के चश्मे खरीदना, जो सभी यूवी प्रकाश और दृश्यमान नीली रोशनी को रोकते हैं, एक बढ़िया निवेश है। इसका मतलब है कि आपको बहुत सारे मुफ्त कणों को बेअसर करने की जरूरत नहीं है। आंखों से संबंधित नैदानिक अध्ययनों से पता चलता है कि जब एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली अभिभूत हो जाती है, तो सब कुछ टूट जाता है और ऑक्सीडेटिव तनाव होता है। हम सभी को अपनी आंखों और चेहरे को सीधी धूप से बचाने के बारे में अधिक सचेत होने की आवश्यकता है। जो लोग बाहर काम करते हैं या जो खेल और गतिविधियों में शामिल होते हैं जहां वे तीव्र धूप के संपर्क में आते हैं, उन्हें विशेष रूप से बाहर रहते समय हर समय सुरक्षात्मक आईवीआर पहनना चाहिए। समीकरण का दूसरा भाग फिर से हमारे शरीर की प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली का निर्माण करना है। कई अध्ययनों से पता चला है कि पोषण संबंधी पूरक लेने से हम ऐसा करने में सक्षम हैं। एक विशेष अध्ययन में मैकुलर डिजनरेशन के 192 रोगियों ने एंटीऑक्सीडेंट लिया और 61 नियंत्रण रोगियों ने नहीं लिया। 6 महीने के बाद पूरक लेने वाले 87.5% रोगियों की दृष्टि तीक्ष्णता ठीक हो गई, अध्ययन की शुरुआत के बराबर या उससे बेहतर। उपचारित समूह के केवल 59% लोगों की दृश्य तीक्ष्णता अध्ययन की शुरुआत के बराबर या उससे बेहतर थी। पुनः मैंने अध्याय 17 में बताया है कि इसके लिए कौन से एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए। 2 साल पहले शहर के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ ने मुझे एक रेस्तरां की पार्किंग में रोका। उसने पूछा, आप मैक्यूलर डिजनरेशन के रोगियों को कौन सी पोषण संबंधी चीजें सुझाते हैं? मैंने आज सुबह अपने कार्यालय में एक महिला को देखा जिसकी दोनों आंखों की दृष्टि 20:100 से रात के 8:40 तक सुधर गई। मैंने देखा है कि मैं अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लेता हूं कि वे मुझे बताएं कि मैं क्या सलाह देता हूं।
मैक्यूलर डिजेनरेशन के रोगियों में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। मैंने इस अध्याय में प्रस्तुत अवधारणाओं को संक्षेप में समझाया। अपने धूप के चश्मे को हाथ में लेते हुए नेत्र रोग विशेषज्ञ ने अपनी कार का दरवाजा खोला। एक आंख मारते हुए और मुस्कुराते हुए उसने कहा, आप जितने भी मैक्यूलर डिजेनरेशन के मरीजों की मदद करना चाहें, कर सकते हैं, लेकिन मोतियाबिंद के मरीजों की मदद न करें। हम उनकी मदद करने के लिए ऑपरेशन करते हैं। मुझे पता था कि वह केवल मजाक कर रहा था, और मैंने पोषण संबंधी पूरकों में उसकी वास्तविक रुचि की सराहना की। चूंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोतियाबिंद और मैक्यूलर डिजेनरेशन का मूल कारण ऑक्सीडेटिव तनाव है, मेरा मानना है कि हमें अपने पूरक कार्यक्रम में आक्रामक होने से कम कुछ नहीं करना चाहिए। आखिरकार, ARMD के लिए वास्तव में कोई अन्य प्रभावी उपचार नहीं है और कई रोगी मोतियाबिंद सर्जरी की आवश्यकता से पूरी तरह बच सकते हैं। क्या ऐसा सरल समाधान इससे बेहतर परिणाम दे सकता है?